हे भगवान, सुबह से ठेला लेकर खड़ा हूँ लेकिन आज भी बिल्कुल बिक्री नहीं हुई। अब खिचड़ी की बिक्री कितनी कम हो गई है। लेकिन वैसे भी आज के जमाने में ये सादा भोजन भला कौन ही खाना चाहेगा। तभी राजू मनोज के पास आकर कहता है, अरे मनोज, अब तो हम ये खिचड़ी घर पर भी बनाकर खा लेते हैं, फिर कोई क्यों तुम्हारे ठेले पर खिचड़ी खाने आएगा। अगर बेचना ही है तो कुछ और बेच लीजिए, नहीं तो इस तरह तंगी में रहकर जीवन काटिएगा। जानता हूँ राजू, लेकिन मेरे पास इतने पैसे भी कहाँ है कि कुछ और काम शुरू करूं। ऊपर से कुछ और आता भी नहीं कि कोई नया काम शुरू कर सकूं। हाँ, ये भी है, लेकिन एक बात है, इससे अब तुम भूखे नहीं मरोगे, क्योंकि तुम्हारे पास खाने के लिए ये खिचड़ी तो है ही ना। राजू मनोज का मजाक उड़ाकर वहाँ से चला जाता है। फिर शाम को उदास मन से मनोज घर आ जाता है। आ गए जी आप? आपका चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है? मुझे माफ करना लता, जो तुम्हें अपनी जिंदगी इस गरीब के साथ बितानी पड़ रही है। ऐसा क्यों कहते हैं आप? मैंने तो कभी आपसे ऐसा कुछ नहीं कहा। और रही बात खराब आर्थिक स्थिति की, तो मैं फिर घाट वाले मंदिर के पास जाकर मनोकामना मांगूंगी। कल आप भी मेरे साथ मंदिर चलना। अगले दिन लता और मनोज दोनों घाट वाले मंदिर में जाकर मनोकामना मांगते हैं, जहाँ उनकी नजर एक चमकीले छोटे से पत्थर पर जाती है। वाह बाबा, ये तो कितना सुंदर पत्थर है, इसे मैं खेलने के लिए अपने साथ ले चलूं? हाँ हाँ, ले चलो। वो सब घर आ जाते हैं। लता खिचड़ी बनाने रख देती है। कुछ देर बाद उसने अपनी बेटी रिया से कहा, जा बेटी, जाकर गैस बंद कर दे, उबाल आ गया होगा। रिया उस पत्थर से खेलते हुए गैस बंद करती ही है कि तभी गलती से वो छोटा सा पत्थर उस खिचड़ी में गिर जाता है। हाय राम, क्या हुआ? माँ, गलती से वो मेरा छोटा सा पत्थर आपकी इस खिचड़ी में गिर गया। लो, हो गया गरीबी में आटा गीला। एक तो वैसे ही पैसे नहीं है अब दोबारा से खिचड़ी बनाए, और ना ही इतना समय है। अरे तो क्या हुआ लता, मैं अभी उस पत्थर को निकाल देता हूँ और यही खिचड़ी ले जाता हूँ बेचने के लिए। वैसे भी अब कौन सी इतनी खिचड़ी बिकती ही है, अब मैं इसी को ले जा रहा हूँ। मनोज उस खिचड़ी को ठेले पर रखकर निकल पड़ता है। सड़क किनारे ले जाकर बेचने लगता है। उस दिन भी मनोज को खड़े खड़े सुबह से दोपहर हो जाती है, लेकिन उसके पास एक भी ग्राहक नहीं आता। मनोज फिर निराश हो जाता है। फिर कुछ समय बाद एक आदमी उसके पास आता है। अरे भाई साहब, कुछ खाने को है क्या? मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, मेरे पास ये सादा खाना खिचड़ी है, कहो तो लगा दूं? अरे भाई साहब, सादा भोजन तो सबसे उत्तम होता है, ऊपर से भूख भी जोरों की लगी है। अब तो जो भी है बस दे दीजिए। ठीक है, अभी लगाता हूँ। उस आदमी को वो खिचड़ी इतनी अच्छी लगती है कि वो जल्दी जल्दी सारी प्लेट कुछ ही देर में चट कर जाता है। वाह भाई, क्या स्वाद है भाई, ये तो लाजवाब है। इतनी स्वादिष्ट खिचड़ी तो मैंने आज तक नहीं खाई। उस आदमी की बात सुनकर अब आसपास के लोग उसके पास इकट्ठे होने लगे। क्या बात है भाई साहब, ऐसी कौन सी खिचड़ी खिला दी इनको कि ये इतनी खुशी से झूम उठे, जरा हमें भी तो स्वाद चखाओ। तभी मनोज उस औरत के लिए भी खिचड़ी लगाता है। उसका स्वाद चखकर तो वो बहुत खुश होती है। वाह भाई साहब, जो काम बड़े बड़े होटल नहीं कर सकते वो तो आपकी इस खिचड़ी ने कर डाला। सचमुच क्या लाजवाब खिचड़ी बनी है। अब देखते ही देखते उसके पास ग्राहकों की भीड़ लग गई और उसकी सारी खिचड़ी बिक गई। आज कई महीनों बाद उसकी बड़ी ही अच्छी कमाई हुई। वो खुशी खुशी शाम को घर लौटा। क्या बात है जी, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो, मुझे भी इस खुशी का कारण बताइए। अरे, तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा, इसलिए जाओ और जाकर ठेली पर खिचड़ी का पतीला देखो, तुम खुद समझ जाओगी। लता जाकर जब वो पतीला देखती है तो वो पूरी तरह खाली होता है। हे राम। कहा था ना, तुम्हें ही भरोसा नहीं होगा। अरे वाह, लेकिन ये हुआ कैसे? वही तो मैं सोच रहा हूँ, मसाले तो रोज की तरह ही डाले हैं, फिर आज ये चमत्कार कैसे हुआ? आज तो जो भी ग्राहक खिचड़ी खा रहा था वो खुशी से झूम उठ रहा था। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आज ऐसा क्या हो गया। उसमें तो बाबा बस गलती से मेरा ये पत्थर गिर गया था। आपको पता है, जब मैंने वो पत्थर ध्यान से देखा तो उस पर छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है जादुई खिचड़ी। जादुई खिचड़ी? इसका मतलब उस पत्थर से जरूर कोई जादू निकलता होगा, जो खिचड़ी में पड़ते ही वो जादुई खिचड़ी बन जाती है और लोग उसे खाकर इस खिचड़ी के दीवाने हो जाते हैं। ऐसे ही अब रोज होने लगा, लोग उस खिचड़ी को खाकर उसके दीवाने हो जाते। धीरे धीरे उसका काम बहुत अच्छा चलने लगा और अब उसने खुद की दुकान ले ली, जिसका नाम उसने जादुई खिचड़ी की दुकान रखा। उसकी ये दुकान देख सब लोग वहीं पहुंच जाते हैं। एक रोज उसकी दुकान पर राजू आया।
वाह मनोज भाई, हैं आप तो कुछ ही समय में बहुत तरक्की कर गए। देखो भाई, अगर कभी मेरे किसी शब्दों का तुम्हें बुरा लगा हो ना तो उसके लिए माफ करना है, लेकिन अब मैं तुमसे कुछ मदद चाहता हूँ, बोलो करोगे? हाँ हाँ बोलो ना राजू, तुम मेरे गांव के हो तो उस हिसाब से हम भाई भाई हुए ना। वो मुझे ना आपसे इस खिचड़ी की रेसिपी जाननी थी ताकि मैं भी ऐसी ही स्वादिष्ट खिचड़ी बना सकूं। बोलो सिखाओगे? हाँ राजू, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी तुम्हें सिखाता हूँ। मनोज राजू को उस चमकीले पत्थर का राज छोड़ बाकी सारी रेसिपी और मसाले बता देता है। कुछ दिन बाद एक रोज जब मनोज अपनी दुकान पर आता है तो देखता है कि राजू ने ठीक उसकी दुकान के सामने एक नई खिचड़ी की दुकान खोल दी है और उससे कम दाम में बेचने लगा। उसकी दुकान देख मनोज उसके पास आया। अरे राजू, तुमने भी खिचड़ी की दुकान खोल ली, वो भी मेरी ही दुकान के आगे। खैर कोई बात नहीं, सबकी खूब बरकत हो, मैं तो बस यही चाहता हूँ। हाँ हाँ वो तो है। आया बड़ा अच्छे से जानता हूँ, अंदर ही अंदर जल रहा होगा। कुछ देर बाद ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं और नई दुकान देखकर वो राजू की खिचड़ी टेस्ट करने का सोचते हैं, लेकिन जैसे ही वो उसकी बनी हुई खिचड़ी खाते हैं तो कहते हैं, क्या यार, बेकार ही 30 रुपए गवा दिए, ये तो बिल्कुल घर जैसी खिचड़ी है, कुछ भी स्वाद नहीं है। चलिए हम मनोज भाई साहब की दुकान से खरीद कर ही खा लेते हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो पूरी तरह उसी विधि से बनाई थी जिस विधि से मनोज ने बताई थी। अच्छा, तो तुमने उन्हीं से विधि जानकर अब उन्हीं से विश्वासघात कर दिया, ये तुमने ठीक नहीं किया बे। अबे जा। अब राजू मनोज पर नजर रखना शुरू कर देता है। वो खिड़की से झांकते हुए उसे वो पत्थर डालते हुए देख लेता है और वो चुपके से उस पत्थर को चुराने आता है, लेकिन उस पत्थर से उसके ही सर पर वार होने लगता है और उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर मनोज और लता वहां आते हैं। अच्छा, तो तुम ये जादुई खिचड़ी वाला पत्थर चुराने आए हो। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, अब से मैं ये काम ही बंद कर दूंगा। मनोज और लता ने उसे माफ कर दिया। राजू ने अपना खिचड़ी का काम बंद कर दिया और अब मनोज और लता अपनी जादुई खिचड़ी बेचने लगे, जिससे उन्हें खूब कमाई होने लगी। सुबह से रेखा 3 बार हलवा बनाकर देख चुकी थी, पर हलवा फिर भी परफेक्ट नहीं बन रहा था। रेखा गुस्से से झुंझला गई। क्या मम्मी, ये हलवा वलवा मेरे से नहीं बनेगा, मैं नहीं बना रही। सुबह से 3 बार कोशिश कर चुकी हूँ, कभी चीनी कम हो जाती है, कभी घी कम रह जाता है, अब देखो कैसा पतला पानी बन गया है। रेखा, पिछले 1 हफ्ते से तुझे सिखा रही हूँ, पर जब भी सामग्री नापने लगती हो तेरा ध्यान पता नहीं कहाँ चला जाता है। सोशल मीडिया में देखकर भी तू नहीं सीख पाई। अब तो लगता है कि तू शादी होकर जाए तो हलवा किसी जादू से बन जाए, वरना तेरी सास तो मुझे ही ताने सुनाएगी कि बेटी को कुछ सिखाकर नहीं भेजा। मम्मी, काश तुम्हारी बात सच हो जाए और मुझे कोई ऐसी तरकीब मिल जाए कि जादू से हलवा बन जाए। ऐसे जादू से सब कुछ बनने लगता ना तो आज तुम्हारी माँ रसोई में पूरा दिन जादू से ही खाना बना रही होती। ये सब किस्से कहानियों में ही होता है कि जादू से हलवा बन जाए, सच में ऐसा कभी नहीं होता। पर रेखा के मन में ये बात घर कर गई। 15 दिन बाद उसकी शादी थी और उसकी सास ने पहले ही कह दिया था कि उनके यहाँ नई बहू के हाथ से सबसे पहले हलवा ही बनवाते हैं। रेखा अब इसी सोच में पड़ गई कि काश वो भी जादू से हलवा बना ले। सर्दियों के दिन थे। एक दिन रेखा बाजार से शादी की शॉपिंग करके आ रही थी। वो अपनी मम्मी से बोली, मम्मी, घर का सारा काम हो गया है, आप इसी रिक्शा पर ये थैलियां लेकर घर चलो, मैं जरा शीतल के घर होकर आती हूँ। उसके घर से मुझे अपना मेकअप का किट उठाना है। उसने मेरे लिए कुछ सामान ऑनलाइन मंगवाया था। शाम के समय ज्यादा ठंड में घूमो नहीं, वरना बीमार पड़ जाओगी। फिर आपको 2 दिन बाद मेरी शादी में लगना ही है। हाँ, तू ठीक कह रही है, पर तू जल्दी आ जाना। ठीक है मम्मी, तुम आराम से घर जाओ, मैं दूसरा रिक्शा ले लेती हूँ। इतनी ठंड लग रही है, आज तो सबसे ठंडा दिन है और ठंडी हवा भी चल रही है। मेरे पास गर्म शॉल है, वही ओढ़ लेती हूँ। रेखा शॉल निकालकर ओढ़ने ही लगती है कि तभी उसकी नजर सामने पेड़ के नीचे ठंड से ठिठुरती हुई एक बूढ़ी औरत पर पड़ जाती है। आसपास लोग गुजर रहे थे, पर कोई भी उस बूढ़ी औरत की तरफ नहीं देख रहा था। रेखा उस बूढ़ी औरत के पास जाती है। अरे, ठंड इतनी ज्यादा है अम्मा, पर आपने कोई भी स्वेटर या गर्म कपड़ा नहीं पहना। नहीं बेटी, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पहनने के लिए गर्म कपड़े और स्वेटर नहीं है। अम्मा, ये लो, मेरे पास कुछ गर्म कपड़े और शॉल है, ये लो, ये आपके काम आएंगे। आप ये पहनो, तब तक मैं आपके लिए सामने की दुकान से कुछ खाने का और गर्म चाय लेकर आती हूँ। वो बूढ़ी औरत गर्म कपड़े पहन लेती है। इतनी देर में रेखा उसके लिए चाय और खाने का सामान ले आती है। बूढ़ी औरत बहुत खुश होती है। बेटी, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी बहुत मदद की है।
वरना आज के जमाने में किसी गरीब की कोई इतनी मदद कहाँ करता है। देखते ही देखते वो बूढ़ी औरत एक सुंदर परी के रूप में आ जाती है। घबराओ नहीं, मेरा नाम नीलम परी है। मुझे पृथ्वी लोक पर एक बूढ़ी औरत के रूप में रहने का दंड मिला हुआ था। मैंने परी लोक में एक बूढ़ी परी का मजाक उड़ाया था, इसलिए उन्होंने मुझे दंड दिया था कि मैं तब तक पृथ्वी लोक में रहकर एक गरीब बूढ़ी औरत का जीवन व्यतीत करूंगी जब तक कोई खुद से मेरी मदद नहीं करेगा, और जब कोई दयालुता के साथ मेरी मदद करेगा तो मैं वापस अपने रूप में आ जाऊंगी। पिछले 3 दिन से मेरी किसी ने भी मदद नहीं की। आज तुमने मेरी सहायता की, इसलिए मैं परीलोक वापस जा सकती हूँ। जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मांगो, तुम मुझसे क्या मांगती हो? नीलम परी, मेरी तो अभी एक ही दुविधा है। 2 दिन बाद मेरी शादी है और मुझे हलवा बनाना नहीं आता। आपके पास कोई उपाय है जिससे जादुई हलवा बन जाए और मेरी ससुराल में प्रशंसा हो? अच्छा, तो ये बात है। रुको। नीलम परी हवा में छड़ी घुमाती है। ये लो, ये जादुई चीनी है। जब भी तुम हलवा बनाओगी तो इसी चीनी का उपयोग करना। ये चीनी मिलाते ही स्वादिष्ट हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नीलम परी, आपने बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी। नीलम परी से चीनी लेकर रेखा घर जाती है और चुपचाप उस चीनी की पोटली को अपनी अटैची में रख लेती है। 2 दिन बाद धूमधाम से रेखा की शादी विनय नाम के लड़के से हो जाती है। देखो रेखा बहू, तुम्हारी जेठानी वर्षा ने पहली बार बहुत ही स्वादिष्ट हलवा बनाया था। तब वर्षा ने हम सबका दिल जीत लिया था। आज तुम्हें भी सब मेहमानों के लिए स्वादिष्ट हलवा बनाना है। नीलम परी की दी हुई चीनी से हलवा बना लेती हूँ। जादुई हलवा खाकर ये सब मेरी तारीफों के पुल बांध देंगे। और ऐसा ही हुआ। रेखा ने नीलम परी की दी हुई चीनी जैसे ही मिलाई, हलवा तैयार हो गया। हलवा खाकर सबने रेखा की बहुत तारीफ की। आखिर जादुई हलवा बना ही बहुत स्वादिष्ट था। रेखा की तारीफें सुनते देख उसकी जेठानी जल भुन रही थी। सुनो जी, हलवा तो हमारी छोटी बहू ने बड़ी बहू से भी ज्यादा बढ़िया बनाया है। अब बहू को शगुन के रुपए देने चाहिए। हाँ रेखा बहू, हलवा वाकई में बहुत स्वादिष्ट बना है। सभी मेहमानों ने तुम्हारे हाथ के बने हलवे की बहुत तारीफ की। रेखा बहू, कल घर में महापूजा है और मैं चाहती हूँ कि हलवा तुम ही बनाओ। बड़ी बहू पूरी सब्जी बना लेगी। तुम्हारी शादी के बाद कुलगुरु घर में पहली बार आ रहे हैं तो अच्छे से उनका स्वागत होना चाहिए। और हमारे घर के रीति रिवाजों के अनुसार कुलगुरु को हम भोजन में सबसे पहले नई बहू के हाथ का हलवा ही खिलाते हैं। ठीक है माँ जी, मैं बना लूंगी। रेखा अपनी अटैची में से चीनी की पोटली निकाल रही थी, तभी उसकी जेठानी उसे देख लेती है। ये चीनी तो मेरे लिए बहुत लकी है। अगर ये चीनी ना हो तो मैं स्वादिष्ट हलवा बना ही ना पाऊं। वैसे मैं इस पोटली में से जितनी चीनी निकालती हूँ उतनी बढ़ जाती है। ये बहुत अच्छी बात है। ये सब नीलम परी के जादू का कमाल है। अच्छा, तो ये बात है। ये रेखा हलवे में इस चीनी का इस्तेमाल करती है, वरना इसका हलवा इतना स्वादिष्ट हो ही नहीं सकता। मैं भी देखती हूँ अब ये कल हलवा कैसे बनाती है। अगले दिन रेखा पूजा के लिए हलवा बनाने लगती है, पर जैसे ही वो अटैची देखती है, चीनी की पोटली गायब थी। वो परेशान हो जाती है। रेखा रोने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर उसे हलवा बनाना भी जरूरी था क्योंकि उसकी सास उसे बार बार आवाज लगा रही थी। रेखा को हलवा बनाने की आदत पड़ गई थी। वो अपनी समझ से सारी सामग्री डालकर हलवा बनाती है। कुलगुरु हलवे की बहुत तारीफ करते हैं। ये देखकर रेखा अचंभित हो जाती है। मैंने तो इस बार हलवे में नीलम परी की दी हुई चीनी डाली ही नहीं थी, फिर भी मेरे हाथ का हलवा इतना स्वादिष्ट बना था। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो चीनी की पोटली छुपा दी थी, फिर रेखा ने हलवा पहले जैसा स्वादिष्ट कैसे बना लिया? तभी रेखा के सामने नीलम परी प्रकट होती है। रेखा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तुम्हारी जेठानी वर्षा ने चीनी की पोटली छुपा दी थी, पर तुम्हें ये ज्ञात ही नहीं कि तुमने बार बार हलवा बनाने का अभ्यास किया और तुम खुद से ही स्वादिष्ट हलवा बनाने लगी। व्यक्ति जब किसी चीज का अभ्यास करता है तो वह उस कार्य में निपुण हो जाता है। जैसे आज तुम हलवा बनाने में हो चुकी हो। अब तुम्हें मेरी दी हुई जादुई चीनी की कोई जरूरत नहीं है। नीलम परी की बातें सुनकर रेखा बहुत खुश होती है और उसकी जेठानी अपना समूह लेकर वहाँ से चली जाती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।